हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लोजिंग नॉट क्लोजिंग एंट्रीज हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो इनकम स्टेटमेंट 2011 रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फर्स्ट एंड इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड की जो है इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे और सीखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट किस तरह बनाई जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली दो चीज़ों को बोलते हैं आपकी, वैसे तो तीन चीज़ों को बोलते हैं, लेकिन आपके लेवल के लिए दो चीज़ों को। ठीक है, तीन चीज़ें क्या होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। पहली चीज़ होती है आपकी इनकम स्टेटमेंट, दूसरी होती है आपकी बैलेंस शीट, तीसरी होती है आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मिलाकर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे और ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसकी जो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये जो है 2011 रेगुलर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट बनाने का पैटर्न कुछ ये होता है कि सबसे पहले आप कंपनी का नाम लिखते हो या जो भी बिजनेस है उसका नाम, दैन इनकम स्टेटमेंट, और जिस पीरियड की बना रहे हो या जिस टाइम पीरियड की या जिस मंथ की बना रहे हो आप लिखोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखोगे फॉर द पीरियड एंडेड जून 30, 2010, यानी कि जून की बना रहे हैं हम इनकम स्टेटमेंट। कब बना रहे हैं, जब ये जून ख़त्म हो रहा है और 2010 मतलब ईयर है। ठीक है, तो अब इनकम स्टेटमेंट में होता है क्या है, वैसे तो इनकम स्टेटमेंट जो है वो तीन टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं। तीन टाइप ऑफ बिजनेस की अलग अलग इनकम स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, अगर आपका बिजनेस मर्चेंडाइजिंग है तो उसकी इनकम स्टेटमेंट अलग बनेगी, यानी कि पहले आपकी जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगी। अगर आपका बिजनेस जो है वो सर्विस दे रहा है, यानी कि जैसे टीचिंग बिजनेस हो गया, ठीक है, स्कूल्स वगैरह हो गए, तो उसमें क्या होगा कि उसमें कोई चीज़ बन नहीं रही, ना कोई चीज़ जो है वो लोग ख़रीद के फिर रीसेल कर रहे हैं। तो वो क्या है कि सर्विस प्रोवाइड करे, तो उसकी इनकम स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल होती है कि आप जो है वो तमाम रेवेन्यू रिकॉर्ड करके फिर तमाम एक्सपेंसेस यहाँ पे रिकॉर्ड करके उसको लेस कर देते हो आपके टोटल रेवेन्यू से, तो आपके पास नेट इनकम या नेट लॉस आ जाता है। ठीक है, अब मर्चेंडाइजिंग में क्या होता है कि आपको पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी होती है, आपकी सेल्स होती है। ठीक है, फिर अगर कोई आपके एक्सपेंसेस अलग होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंसेस अलग होते हैं। जैसे नॉन कैश में आपके पास आ जाता है डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। ठीक है, और फिर आप जो है वो अगर आप कोई बिजनेस के पास कोई अदर सोर्स ऑफ या अदर जराए होते हैं इनकम के, तो वो भी जो है आपको लिखना होते हैं। ठीक है, जैसे कमीशन रेवेन्यू। ठीक है, तो फिर वो एंड में ऐड हो जाते हैं आपकी ग्रोस प्रॉफिट में। तो उसके बाद आपके पास नेट प्रॉफिट या लॉस आ रहा होता है। ठीक है, और फिर आपके पास आती है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो होता है, जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है। तो उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आप निकालते हो, फिर उसके बाद उसकी फिनिश्ड गुड, फिर जो है उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है। ठीक है, यानी कि इन तीनों बिजनेस की जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनती है। कौन से तीन बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस और सर्विसिंग बिजनेस। ठीक है, और आपके जो लेवल है, जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, इंटरमीडिएट, फर्स्ट या इंटरमीडिएट, यहाँ पे सिर्फ जो भी आपके बिजनेस होंगे वो तमाम के तमाम बिजनेस आपके मर्चेंडाइजिंग बिजनेस होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसिंग बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में खास करके आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, इनमें कोई भी ऐसा बिजनेस आपको नहीं मिलेगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता हो। सब मर्चेंडाइजिंग होगी, यानी कि माल खरीद के उसके ऊपर मार्कअप लगाते होंगे और फिर आगे सेल कर देते होंगे। ठीक है, ऐसे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो इसी बिजनेस को हम मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कहते हैं बेसिकली। अब होता है क्या है बेसिकली, कुछ बिजनेसेस के पास जैसे पुराने साल की थोड़ा बहुत माल बच के रह जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बिगिनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, या ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी कि वो इन्वेंट्री जो कि इस साल में हम लेकर आए। ठीक है, वो पिछले साल की इन्वेंट्री थी लेकिन इस साल में बच गई, पिछले साल नहीं बिकी तो इस साल हम लेकर आए। ठीक है, उसको हम बोलेंगे बिगिनिंग इन्वेंट्री। और फिर आपके पास क्या होता है कि जाहिर सी बात है, अब वही सिर्फ बिगिनिंग इन्वेंट्री तो आप सिर्फ नहीं बेचोगे ना, तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह होगा ही नहीं। अगर आप सिर्फ जो बिगिनिंग इन्वेंट्री बेचोगे तो आप क्या करोगे कि कुछ और इन्वेंट्री, थोड़ी बहुत और इन्वेंट्री परचेज करोगे या ज़्यादा इन्वेंट्री परचेजेस करोगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं परचेजेस। अगर उसमें से आपने कोई इन्वेंट्री रिटर्न कर दी या कुछ डिस्काउंट दे दिया तो उसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट। ठीक है, जो कि बेसिकली आपकी परचेजेस में से लेस हो जाता है। ठीक है, फिर साल के एंड में जो इन्वेंट्री बच जाती है जो आप नहीं बेचते, ठीक है, वो क्या होती है, एंडिंग इन्वेंट्री, यानी कि वो इन्वेंट्री फिर नेक्स्ट ईयर की जो है आपकी बिगिनिंग हो जाएगी। और ये एंडिंग इन्वेंट्री जब आप माइनस करोगे आपकी परचेजेस प्लस बिगिनिंग इन्वेंट्री में से,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो आपने गुड्स सेल किए उसकी आपको क्या कॉस्ट पड़ी, यानी कि वो आपने कितने में ख़रीदे थे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले सेल्स निकालते हैं, नेट सेल्स निकालते हैं। ठीक है, नेट सेल्स कैसे आएगा, अगर सेल्स रिटर्न या डिस्काउंट किया होगा तो वो लेस हो जाएगा आपकी सेल्स में से। तो नेट सेल्स आ गई। अब नेट सेल में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जब एक दफ़ा आप ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंच गए, फिर आगे का रास्ता जो है काफ़ी सिंपल हो जाता है। फिर आपने सिर्फ एक्सपेंसेस लेस करने होते हैं और एडजस्टिंग एंट्री में से थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी होती है, और फिर अगर आपके पास कोई अदर इनकम है तो वो एड अप करनी होती है उसमें, और फिर आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है और ये आपकी इनकम स्टेटमेंट बन जाती है। ठीक है, सुनने में थोड़ा बहुत आसान लग रहा है लेकिन इतना ज़्यादा आसान है नहीं। ठीक है, अनटिल अनलेस आप जो है इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल कर लें या आपके कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाए तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, खासकर एडजस्टिंग एंट्री, अगर आपको एडजस्टमेंट बनाने नहीं आती, आपको समझ में नहीं आता कि मैं किस तरीके से एडजस्टमेंट बनाऊंगा, देन यू शुड नो हाउ टू मेक एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री से ही एडजस्टमेंट जो भी होती हैं वो आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं बेसिकली। और आप अगर आपको एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने आती है तो you can easily make those adjustments. ठीक है, that will be easy for you if you gain expertise in the adjusting entries. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम शुरू करते हैं हमारी इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ आती है, रेवेन्यूज आते हैं और आपके एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब तमाम रेवेन्यूज एक्सपेंसेस देखेंगे। ठीक है, तो फर्नीचर दिस इज़ योर एसेट, कैश एट बैंक ये भी एसेट है, कैपिटल आपका जो इक्विटी है। ठीक है, ये बैलेंस शीट का आइटम है, इनकम स्टेटमेंट का आइटम नहीं है। इनकम स्टेटमेंट के आइटम कौन कौन से होते हैं, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। ठीक है, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस जो ये दो चीज़ें हैं ये आपकी इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो भी आइटम है, जैसे एक्सपेंस हो, आपके जो एसेट्स हो गए, सासे हो गए, आपकी लाइबिलिटीज़ हो गई और आपका कैपिटल हो गया, ये कौन सा आइटम है, ये है बैलेंस शीट का आइटम। ठीक है, तो बैलेंस शीट के आइटम को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं तो हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के आइटम को देखेंगे। ठीक है, तो ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होता है वो बैलेंस शीट का आइटम होता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होता है वो इनकम स्टेटमेंट का आइटम होता है। और सेम गोज फॉर द बैड डेट्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है कि ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है दिस इज फॉर दिस मंथ के लिए। ठीक है, यानी कि इस एक महीने का ही होता है, जबकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले तमाम महीनों या सालों का जो है एक्यूमुलेटेड होके आपके पास गिवन होता है। ठीक है, यानी कि वो एक्यूमुलेटेड कहते हैं जमा किया हुआ। ठीक है, जमा किया हुआ डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट में से लेस होता है, ना कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एसेट में से लेस होता है। ठीक है, वो क्या हो एक्सपेंस, अगर आपको मैं कहूँ कि आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बनाओ तो आप क्या करते हो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट कर देते हो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट या अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन आप क्रेडिट कर देते हो। ठीक है, अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन एक ही चीज़ होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर द बैड डेट्स। और बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन में ये डिफरेंसेस होता है कि बैड डेट्स जो है वो अकाउंट रिसीवेबल में से लेस होते हैं और डेप्रिसिएशन जो है आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी फिक्स्ड एसेट में से लेस होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने आपको मतलब यहाँ तक तो हमने ये देख लिया। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 23,000 का है ये, और ये बैलेंस शीट का आइटम है तो हम इनकम स्टेटमेंट के लिए हमारे लिए इररेलेवेंट है। फिर आपके पास मशीनरी है, ये भी इररेलेवेंट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ये भी आपके पास इररेलेवेंट है। ठीक है, परचेजेस दिस इज समथिंग रेलिवेंट, लेकिन आपको सबसे पहले देखेंगे सेल्स। ठीक है, तो सेल्स हमारे पास कितनी है, 2,80,000 की। ठीक है, सेल्स हो गई। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमारी सेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये आपकी 2,80,000 की सेल्स आ गई। अब हम देखेंगे कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो कि सेल्स को घटा रही है, जैसे सेल्स रिटर्न या सेल्स डिस्काउंट हो गया। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास कोई सेल्स रिटर्न या सेल्स डिस्काउंट तो नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस है कितना, 6,000 का। ठीक है, तो अब ये 6,000 जो है इसमें से लेस हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगी नेट सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। ठीक है, और ये 6,000 से इसमें से लेस कर देंगे तो आपके पास कितने बच जाएंगे, 2,20,000 राइट। तो 2,20,000 दिस इज योर नेट सेल्स। तो ये नेट सेल्स आ गई हमारी 2,20,000 की। ठीक है, सॉरी मैंने गलती से 60,000 से इसको लेस कर दिया। मैं से फिर से जो है वो 6,000 से हम इसे लेस करते हैं, 280 माइनस 6,000। ठीक है, तो यह कितना आ रहा है, 2,74,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारे 2,74,000, ये है 2,74,000। ओके, अब हम हमारी जो है वो
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने देखनी होती है बिगिनिंग इन्वेंट्री, जो कि पिछले साल की पड़ी हुई इन्वेंट्री जो इस साल हम लेकर आते हैं, ताकि वो भी जो मतलब जो पिछले साल नहीं बिकी होती तो ऑब्वियसली हम उसको इस साल बेचेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये कहाँ है। तो ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी है, 25,000 की आपकी बिगिनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन्वेंट्री ओपनिंग या बिगिनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री मर्चेंडाइज या परचेजेस एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई इन्वेंट्री ओपनिंग कितने की है, 25,000 की। अब हम देखेंगे कि हमने कितनी और मज़ीद माल परचेज़ किया, ठीक है। ऑब्वियसली अब सिर्फ हम ओपनिंग इन्वेंट्री तो नहीं बेचेंगे ना, और ज़्यादा माल भी परचेज़ करेंगे ताकि उससे भी बेचें तो ज़्यादा सेल्स हो, ठीक है। तो परचेजेस आपके यहाँ पे सामने गिवन है, ठीक है। कितने की है, 1,35,000, यानी कि 1,35,000 का हमने माल मज़ीद दूसरे साल में ख़रीदा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड परचेजेस, ठीक है। परचेजेस हम इसमें ऐड अप कर देते हैं, ठीक है। ऐड परचेजेस कितने के, 1,35,000 के, ठीक है। तो 1,35,000 के हमने मज़ीद परचेजेस को ऐड अप कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमने कोई परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट तो नहीं दिया, तो यहाँ पे आपके पास है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस कितने का, 4,000, यानी 4,000 के हमने परचेजेस को रिटर्न कर दिया। जो माल 4,000 का हमने ख़रीदा था आगे सेल करने के लिए, वो हमने 4,000 का माल सिर्फ रिटर्न कर दिया। हमने तो 1,35,000 का माल ख़रीदा था ना, लेकिन उसमें से सिर्फ 4,000 का माल जो है वो रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो हमारी टोटल परचेजेस कितनी हो जाएंगी जब आप इसमें से लेस कर दोगे परचेज रिटर्न को, तो आपके पास जो है वो सही फिगर आ जाएगा परचेजेस का, ठीक है। तो परचेज रिटर्न हमने कितने की 4,000 की, तो 4,000 यहाँ पे हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब हमने देखना है कि परचेज रिटर्न के अलावा हमें कोई परचेज डिस्काउंट वगैरह दिया, तो बेसिकली यहाँ पे हमने कोई भी परचेज डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया, ठीक है। अब हमने एंडिंग इन्वेंट्री देखनी है कि हमारी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है। तो मर्चेंडाइज एंडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, मर्चेंडाइज एंडिंग कितने का है, 87,000, यानी 87,000 का माल अभी भी बच गया जो कि इस साल नहीं बिक सका, ठीक है। तो वो हम इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे ताकि हमें पता चले कि जो माल इस साल बिका वो कितने का था, ठीक है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगेन लेस करेंगे कि क्या, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या इन्वेंट्री एंडिंग, ठीक है। इन्वेंट्री एंडिंग को यहाँ पे कितने की है, 87,000 की, ठीक है, लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि जो हमने सामान बेचा 2,74,000 का, वो हमें कितना पड़ा, तो वो हम इसे लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। मार्जिन यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि हमने मार्कअप से कितना पैसा कमाया, जो हमने गुड्स को ऊपर मार्कअप लगा के उन गुड्स को सेल किया था, तो उनसे सिर्फ खाली मार्कअप से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, दैट इज़ योर कॉस्ट, दैट इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, या इसको मार्जिन भी बोलते हैं। तो चलें अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000 की थी, फिर हमने कुछ और ज़्यादा इन्वेंट्री परचेजेस की ताकि उस साल हम ज़्यादा सेल्स कर सकें। या ज़्यादा इन्वेंट्री होगी तो हमारे पास इन्वेंट्री होगी तो सेल करेंगे ना, तो इसकी वजह से हमने और ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज़ की, ठीक है। फिर हमने कुछ इन्वेंट्री रिटर्न भी कर दी 4,000 की, और उसके अलावा जो हमारी इन्वेंट्री बच गई वो कितने की थी, 87,000 की, ठीक है। तो यानी कि 69,000 की हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई, यानी कि जो हमें गुड्स सोल्ड किए वो हमें 69,000 के पड़े, ठीक है। और जो गुड्स सोल्ड नहीं किए वो कितने के हैं, 87,000 के, वो हमारे पास अभी भी पड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, 87,000 की है हमारी एंडिंग इन्वेंट्री। तो हम 69,000 को जब 2 लाख या 2,74,000 में से जब 69,000 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, या इसको हम मार्जिन भी बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या मार्जिन या मार्कअप, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे मार्जिन भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। 2,74,000 में से जब माइनस करेंगे हम 69 को, तो आपके पास आ जाएगा 205, यानी कि 2,05,000, 2,05,000 इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम हमारे तमाम एक्सपेंसेस जो है वो उसमें से लेस कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जगह नहीं बची है तो मैं काफ़ी घुसा के लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो एक्सपेंसेस यहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके पास। सबसे पहले सैलरीज एक्सपेंस, देन यू हैव रेंट एक्सपेंस, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 22,000, फिर आपके पास है ट्रैवलिंग एक्सपेंस 32,000, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस 12,000, यूटिलिटी चार्जेस 26, बेड डेट एक्सपेंस 22,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, 10,000 का,
और ये तमाम आपके पास एक्सपेंस की लिस्ट है जो कि एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट के लिए डेटा गिवन नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और जो बैड डेट एक्सपेंस है वो मैं एक्यूमुलेटेड से प्लस करके नहीं लिख रहा, ठीक है। अगर जब मैं बैलेंस शीट में ये रकम डालूंगा तो मैं प्लस करके डालूंगा। क्यों? क्योंकि भाई ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जमा किया हुआ, और ये जो है वो इस महीने का डेप्रिसिएशन है, जिस महीने की या जिस साल की जो हम बना रहे हैं, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट से एक्सपेंस जाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड बैड डेट्स नहीं जाता, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में। ये चीज़ याद रखना कि सिर्फ हम एक्सपेंस और रेवेन्यू देख रहे होते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज समथिंग एल्स, इट इज़ अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, ठीक है, क्या फिक्स्ड एसेट अकाउंट, यानी कि फिक्स एसेट में से हम एक्यूमुलेटेड किया हुआ डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, या अकाउंट रिसीवेबल्स में से हम एक्यूमुलेटेड किया हुआ बैड डेट लेस करते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड या अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो अब हम इन तमाम एक्सपेंसेस को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट के लिए डेटा गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये तमाम की तमाम एज इट इज़ ही आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने ये तमाम एक्सपेंसेस हमारा उतार लिया है, और एज इट इज़ ही उतारे क्योंकि कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, तो जिसके वजह से हमने कोई एडजस्टमेंट की नहीं, ठीक है। तो अब हम इन तमाम को प्लस कर देंगे ताकि हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाए, ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस या टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हम उसको बोलते हैं। और जो कॉरपोरेशन की अगर आपको कभी इनकम स्टेटमेंट वगैरह देखनी हो तो आप PSX की वेबसाइट पे जा सकते हैं, किसी भी कॉरपोरेशन की वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे आप चले जाएं OGDC के पास, ठीक है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, सर्च करें और फिर आप उनके इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल्स में चले जाएं, तो आपके पास उनकी एनुअल स्टेटमेंट्स हो जाएंगी, क्वार्टरली भी पड़ी होती हैं और एनुअल स्टेटमेंट्स भी पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अब वो डाउनलोड करें, कुछ 100 से ऊपर पेजेस की कोई मतलब PDF फाइल आपको मतलब मिलेगी, ठीक है। उसमें फिर आपने ढूंढना होगा आपकी उनकी इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। और वो इनकम स्टेटमेंट ऐसी वास्ट होगी कि आपकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको मतलब एक तरीके से एक्सपीरियंस हो जाएगा, या एक तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो कंपनी होती है वो किस तरीके से अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाती है, ठीक है। तो यहाँ ये तो काफ़ी बेसिक है, ठीक है। तो ये हमने तमाम एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख लिए। अब हम इनको सम कर लेते हैं, तो लेट्स ऐड दम अप, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 45,000 पे 33,000 पे 22,000 है, पे 12,000 है, और उसके बाद 26,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000, तो ये कितना हो गया हमारे पास 1,50,000। और अब हम तसल्ली के लिए एक और दफ़ा कर लेंगे इसे, ठीक है। 45 प्लस 33 प्लस 22 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 26 प्लस 2 प्लस 10, तो कितने हो गए 1,82,000। तो 1,50,000 मैंने, हो सकता है कि मैंने जो एक रकम मिस कर ली है, आगे पीछे कर ली हो, तो ये कितने हैं 1,82,000, ठीक है। तो अब हम इससे 1,82,000 यहाँ पे लिख लेते हैं। टोटल एक्सपेंस हमारे कितने हैं 1,82,000, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप हमेशा जो है वो डबल दफ़ा मतलब 2 दफ़ा आप क्या करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आपने कोई नंबर खा लिया होगा या मिस हो गया होगा आपसे, तो वो जो है रेक्टिफाई हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। और कैलकुलेशन करने का तरीका एग्ज़ाम्स के तरीके, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है टाइमिंग काफ़ी कम होता है, तो आप जो है वो शुरू के 2-2 डिजिट्स लिया करें, ठीक है। अगर तमाम रकमों में 0-0 हो इस तरीके से, तो आप शुरू के 2-2 डिजिट्स लेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती जाएगी, ठीक है। और एंड में जो आंसर आएगा, जैसे मेरा आंसर आ रहा है 1,82,000, तो मैं इसमें मैंने क्या किया कि इसके अंदर 3 0 और एडअप कर दिया, मतलब 182 आ रहा है, तो मैंने इसमें 3 0 ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 0 सबके अवॉइड किए थे, ठीक है। तो ये कितने हो गए 1,82,000, ठीक है। तो 1,82,000 यहाँ पे आ गए टोटल एक्सपेंस हमारे। अब हम इसमें से इसको जो है वो इसमें से लेस कर देंगे। अच्छा, हम देखेंगे कि पहले हमारे पास कोई रेवेन्यू तो नहीं है, जैसे कमीशन रेवेन्यू या अदर रेवेन्यूज़, तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, ठीक है। तो हम बस इसको इसमें से लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो चलें अब हम इसको जो है वो 205 में से लेस कर देते हैं हम 182, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास 23,000। दिस इज़ योर नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट, और इसी के साथ ही ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।